Really a nice to see how the NEP can be implemented and for further to look forward to this program. We are keen to listen Dr. S.K. Singh sir, Additional Director Director Agriculture of Uttar Pradesh as keynote speaker. To this, I would like to introduce Dr. S.K. Singh sir. He has been serving as state president in UPAS Lucknow, that is Uttar Pradesh Gazetted Agriculture Officer Association, and later previous to that he was a vice president, senior vice president in IFA, that is All India Federation Agriculture Association. He has he has versatility in his personality, like he has been serving as manager of Indian Kung Fu team from India, and he was also president of Alumni Association of Chandrasekhar Azad University of Agriculture and Technology in Kanpur. Uh, Now he has been also working as joint managing director in Uttar Pradesh Bhumi Sudhar Nigam, that is Bhumi Bhavana, and joint director of research and soil survey. With this brief introduction, I would like to invite Dr. S.K. Singh sir to listen. Thank you, sir. Sir, welcome. थैंक यू सर। नमस्कार। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमसादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूताम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुरपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। This is the importance of being a teacher. नीति आयोग, भारतीय शिक्षण मंडल जो एक वैचारिक आंदोलन है, और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में यह जो वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, इसका टॉपिक है रोल ऑफ टीचर्स इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अवेयरनेस, ओरिएंटेशन, चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेस। इस सेमिनार के अध्यक्ष डॉक्टर R.K. सोहाने जी, माननीय कुलपति बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इस वेबिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर P.S. पांडे जी, ADG ICAR, और इनके रहने से हमें कुछ बहुत मदद मिल जाएगी कि कृषि की पॉलिसी सारी ICAR निर्धारित करती है, तो उस पर विशेष व्याख्यान इनका होगा। और बिहार प्रांत समन्वयक डॉक्टर रमेश कुमार जी, और अभी भी हमने मुकुल कानिटकर जी, सम्मानित मुकुल कानिटकर जी का जो भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं, उनका हमने वक्तव्य सुना, बड़ा अच्छा लगा। और इस वेबिनार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर आदित्य जी और भारतीय शिक्षण मंडल के समस्त आदरणीय पदाधिकारीगण, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सभी सम्मानित प्राध्यापक, वैज्ञानिकगण, इस सेमिनार में प्रतिभाग कर रहे देश के समस्त विद्वज्जन एवं मित्रों, सबसे पहले मैं कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और भारतीय शिक्षण मंडल, जिनका मूल्यों पर आधारित प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक संपूर्ण शिक्षा विषयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने में अहम भूमिका रही है, उनको, और ये पिछले 51 साल से, वर्ष 1969 से वैचारिक आंदोलन के माध्यम से शिक्षा में अलग जगा रहे हैं, इनको मैं बधाई देता हूं। साथ ही साथ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और नीति आयोग को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छे टॉपिक पर यह सेमिनार वेबिनार आयोजित किया हुआ है। और मैं इस मंच के माध्यम से इस बात की शुभकामना भी देता हूं
कि जिस उद्देश्य को लेकर के यह वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें हमें निश्चित सफलता मिलेगी और हम अपने उद्देश्य को पूर्ति करने में सफल होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस सेमिनार के बाद जो भी इसमें मित्र हमारे जुड़े हुए हैं वो टेक अवे होम विल बी ए वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मैं अभी आदरणीय मुकुल कानिटकर साहब का वक्तव्य सुन रहा था, दिल गदगद हो गया। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ अब चंद बातें कहना चाहता हूं। हम जानते हैं कि हमारा अतीत अत्यंत गौरवशाली और समृद्धशाली रहा है, जिसका आधार हमेशा से नैतिक मूल्य, शिक्षा, संस्कार रहा है। अगर भारतवर्ष का हम विश्लेषण करें तो भारत मतलब भाव प्लस रथ, जो प्रकाश में हमेशा रथ है, यानी ज्ञान देने में रत रहा है, ज्ञान प्राप्त करने में रत रहा, उसको भारत कहते हैं। अगर हम लोग ये देखें कि पूरी दुनिया में भारतवर्ष किस बात के लिए विख्यात था, तो मित्रों मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि 3 बातों के लिए पूरी दुनिया में हम जाने जाते थे। पहला, हम भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कही जाती थी। दूसरा, जैसा कि कानिटकर साहब ने कहा, हम विश्व गुरु हुआ करते थे। और तीसरा, यह लाइट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि पूरे दुनिया को मार्गदर्शन और दिशा देने वाला था। इसको हम क्यों सोने की चिड़िया कहते थे उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि प्राचीन और मध्यकाल में कृषि और ऋषि परंपरा, जैसा कि कानिटकर साहब ने बताया कि कृषि ऋषि परंपरा, गौ आधारित प्राकृतिक खेती और जो हमारा प्राकृतिक संसाधन वो इतना समृद्ध था, जिसमें जल है, जंगल है, जमीन है, जन है और जानवर है। और सबसे ऊपर जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, इसकी वजह से इस देश में कृषि ऋषि परंपरा का बहुत डंका बज रहा था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्राचीन और मध्यकाल में इन अंग्रेजों से आने से पहले हमारे पूरी दुनिया का 1/3 अन्न उत्पादन केवल भारत में होता था। यही नहीं, लगभग 1/3 व्यापार केवल हिंदुस्तान में होता था। अगर चाइना को मिला दिया जाए तो हमारा लगभग 2/3 केवल इंडिया और चाइना पूरी दुनिया का अन्न उत्पादन और व्यापार करता था। इस कारण से हम इसको कृषि ऋषि परंपरा कहते थे। गौ आधारित प्राकृतिक इसका आधार हुआ करता था और इसका आधार एक और हुआ करता प्राकृतिक संसाधन। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितना ईश्वर ने इस हिंदुस्तान को अपना आशीर्वाद दिया है, चाहे वो जल हो, चाहे वो विविधता से भरा हुआ जमीन हो, मृदा हो या जलवायु हो, और यही नहीं, जितना हमें जीवन को देने वाला हमारे जो आज का साक्षात ईश्वर के रूप में सूर्य भगवान है, 365 दिन में लगभग हमें 350 दिन उनकी कृपा हमारे देश पर होती है। ये संभवतः और देशों को नसीब नहीं है, विशेष तौर से वेस्टर्न और इंग्लैंड इत्यादि को। जहां तक इनको हम विश्वगुरु कहते हैं, उसका कारण एकमात्र यही है कि हम गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास करते थे और हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति एक बहुत अच्छी ढंग होती थी। कृषि शिक्षा का उसमें बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। उसमें हम लोग मानते थे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव मित्र देवो भव राष्ट्र देवो भव दरिद्र नारायण देव भव वसुधैव कुटुंबक देवों की भावना की वजह से हम विश्वगुरु कहलाते थे। और जो लाइट ऑफ वर्ल्ड मैंने कहा कि क्यों कहते थे, उसका कारण है हमारी संस्कृति, स्वाध्याय, आध्यात्म, योग, सभ्यता। हम लोग कहते हैं कि अगर हम गीता के वचन को लोग कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इसको 3 सेंटेंस में इसको समझ पाता हूँ। कर्मयोग को कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भक्ति योग को अगर समझना हो तो वासुदेव सर्वम, सब कुछ ईश्वर ही है। और अगर हमें अपना सांख्य योग को समझना हो तो एक शब्द में कहना है कि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। इन सब कारणों से हमको विश्वगुरु कहा जाता था। हमने हमेशा कल्पना की है सर्वे भवन्तु सुखिनः लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। अगर
मित्रों, इन तीनों हमारी कृषि ऋषि परंपरा, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, स्वाध्याय, अध्यात्म, योग, संस्कृति, संस्कार को पुनः पुनर्जीवित कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इस हिंदुस्तान को पुनः अपनी वो गौरव प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम ये बात तो जरूर करते हैं कि हमने इतनी दुनिया के हम मार्गदर्शक हुआ करते थे, लेकिन इसका प्रमाण क्या है? इसका दो प्रमाण मैं आप मित्रों के समक्ष रखना चाहता हूं। ये दो प्रमाण हैं भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में लॉर्ड मैकाले का वो स्टेटमेंट जो 2 फरवरी 1835 को उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया था, और दूसरा वही ब्रिटिश इतिहासकार जो बहुत नामी गिरामी ब्रिटिश इतिहासकार हुआ करते थे, टैनबी साहब, उनका स्टेटमेंट अभी 20वीं सदी में आया था, उसको मैं उल्लेख करना चाहूंगा। ब्रिटिश साम्राज्य ने लॉर्ड मैकाले को ये दायित्व सौंपा था कि कैसे हिंदुस्तान में हम एक लंबे समय तक राज्य चला सकते हैं। इसके संबंध में उनको ये दायित्व सौंपा गया था। लॉर्ड मैकाले 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात कहते हैं कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम 2 साल तक भ्रमण किया, और इस हिंदुस्तान में मुझे एक भी गरीब अथवा चोर नहीं मिला। इस देश की संपदा इतनी विपुल थी, इस देश में मानसिक आचरण इतना उत्कृष्ट कोटि का था, इनका इंटेलेक्ट वॉज सो हाई, और कि इनको मैं समझता हूं कि कभी भी जीता नहीं जा सकता है। आगे लॉर्ड मैकाले कहते हैं लेकिन इनको एक तरह से जीता जा सकता है अगर इनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाए। और वो कहता है कि रीढ़ की हड्डी इनकी क्या है? प्राचीन शिक्षा पद्धति इनकी रीढ़ की हड्डी है, इनकी संस्कृति रीढ़ की हड्डी है, इनकी सभ्यता। अगर इनको तोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। वो आगे कहता है कि जैसे ही हम इनकी प्राचीन शिक्षा पद्धति को, गुरुकुल परंपरा को, गुरु शिष्य परंपरा को तोड़ देंगे, उसी दिन से इनको ये एहसास होने लगेगा, या वो कहता है कि अगर हिंदुस्तानियों को ये भान करा दिया जाए कि जो कुछ भी विदेशों में हो रहा है, चाहे वो भाषा हो, संस्कृति हो, चाहे वहाँ रहन सहन का स्टाइल हो, अगर वो हिंदुस्तानियों में ये भाव आ जाएगा कि हमारा जो भी संस्कार है, संस्कृति है, वो पुरानी है, आउटडेटेड है, तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तानी अपना सम्मान, जिसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, खो देंगे। और जो हमारा लक्ष्य है वो ये लक्ष्य है कि हमें डोमिनियन स्टेटस, यानी एक बड़े साम्राज्य के अंदर एक छोटे राज्य की कल्पना का हमारा साकार हो जाएगा। मित्रों, मुझे कहते हुए कोई हिचक नहीं है कि आज 185 साल बाद हम वही हो गए हैं जो लॉर्ड मैकाले ने चाहा था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी 20वीं सदी में आपके एक बहुत बड़े ब्रिटिश इतिहासकार जे अर्नल्ड टैनबी थे। उन्होंने कहा था कि ये पूरी दुनिया इस वक्त ऐसे एक संकट से घिरा हुआ है, महामारी से घिरा हुआ है, कि इससे बचने का अगर कोई एक रास्ता है तो वो रास्ता है भारतीय पथ। इंडियन वे ऑफ लाइफ इज द ओनली वे टू सर्वाइव इन दिस वायलेंट वर्ल्ड। इन दो तथ्यों के बाद हम कह सकते हैं कि ये हमारी प्राचीन परंपरा बहुत उत्कृष्ट कोटि की रही है, और अगर हमें ये पाना है तो इन्हीं 3 बातों को पुनः पुनर्जीवित करना है। मैं समझ पा रहा हूं कि ये मुकुल कानिटकर साहब ने इन्हीं तीनों बातों को अपने संबोधन में बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी हुई है। जहां तक नई शिक्षा नीति की बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात है, उसके बारे में मुझे यही कहना है कि जो ये शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है, ये विश्व का जितने मॉडल हैं, चाहे वो कॉन्वेंट एजुकेटेड है, चाहे वो हमारा गुरुकुल मेथड है, चाहे वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में है, अंग्रेजी मीडियम की स्कूल है, उन सभी के बेस्ट को लेकर के ये सम्मिश्रण से बनाया गया है। वैसे ही जैसे हमारा संविधान आज विश्व का सबसे अच्छा लिखित संविधान माना जाता है, तो दुनिया के सारे अच्छे चीजों का एक सम्मिश्रण है।
ये शिक्षा पद्धति को अगर वाकई लागू कर दिया जाए तो मैं समझता नहीं कि कोई भी कारण है कि हम पूरा अपने गौरव को न प्राप्त कर सके। आप जानते हैं कि इस मंत्रालय का नाम पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था। तब पहले फोकस हमारा मानव विकास हुआ करता था। ये पहले शिक्षा मंत्रालय था, पुनः इस बार शिक्षा को फोकस करते हुए इसका नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। अगर मुझे कुछ सलाह देना हो, और यहाँ तमाम कानिटकर साहब वगैरह जैसे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, तो इसका शिक्षा मंत्रालय की जगह नाम विद्या मंत्रालय होना चाहिए, क्योंकि विद्या वो शब्द है जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स को भी, मानव विकास को और शिक्षा दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम या विद्या सा विमुक्तये, विद्या ऐसी होनी चाहिए जो हमें मुक्त कर दे, हमें इसी जीते जी संसार में हमें आनंद से रहने के लिए प्रेरित करे। तो अगर इसका नाम विद्या मंत्रालय रखा जाए तो ये और ज्यादा अच्छा होगा। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री का इट विल बी ए ब्लेंड। जहां तक इसके इतिहास का सवाल है, आप जानते हैं कि 1948 से डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। लक्ष्मण स्वामी मुदगल की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ 57 में। तमाम बहुउद्देशीय स्कूलों का गठन हुआ, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुआ। तब 10+2+3 पद्धति था, और इस नया शिक्षा पद्धति में जो 68 के बाद 86 में और फिर पुनः ये 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसका फोकस 10+2 की जगह 5+3+3+4 किया गया है। इस के जो अध्यक्ष हैं, जैसा कि कानिटकर साहब ने कहा, मुझे इनके आज वक्तव्य सुन के मैं बहुत बहुत अभिभूत हूं कि वो एक तरह से ऋषि थे, और इसी वजह से इस हमारा इस पॉलिसी में बहुत अच्छा आया और बहुत अच्छे अच्छे इसमें सुझाव दिए गए हैं। अगर मुझे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर समअप करना हो तो मैं 3 मुख्य बिंदुओं पे करना चाहूंगा कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई मातृभाषा में होगी। दूसरा, व्यावसायिक जो शिक्षा होगी वो स्वावलंबी निर्भरता से भरा होगा। और तीसरी बात जो मुझे कहना है वो है कि हमें भारतीय संस्कृति, संस्कार और सभ्यता का अध्ययन अपने आचरण में लाना होगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाई क्यों? 2-3 मैं इस संबंध में वक्तव्य देना चाहूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जिस प्रकार माँ के दूध पर पलने वाला बालक अधिक स्वस्थ और बलवान बनता है, उसी तरह से मातृभाषा में पढ़ने से मन और मस्तिष्क दोनों अधिक सुदृढ़ बनते हैं और उनका अच्छा विकास होता है। वो ये भी कहते हैं कि राष्ट्रीय कार्य अगर राष्ट्रभाषा में किया जाए या मातृभाषा में किया जाए, इससे राष्ट्रीय स्वाभिमान बढ़ता है। महात्मा गांधी इस संबंध में बहुत एक क्रांतिकारी बात कहते हैं कि मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के समान है। यदि हम मातृभाषा की उन्नति नहीं कर सके, और हमारा सिद्धांत रहा कि अंग्रेजी के जरिए ही हम ऊंचे विचार प्रकट कर सकते हैं, तो इसमें जरा भी शक नहीं कि हम सदा के लिए गुलाम हो जाएंगे, और संभवतः बहुत सी गुलामी हम कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी आगे लिखते हैं कि विदेशी माध्यम उलझने पैदा करती हैं, हमारे बच्चों के स्नायुओं पर अनुचित भार लाद दिया गया है, उन्हें रट्टू और नकलची बना दिया गया है, भौतिक कार्य में, शारीरिक कार्य में विचार के लिए अयोग्य बना दिया गया है, और अपने ज्ञान को जनता और परिवार तक पहुंचाने में असमर्थ कर दिया गया है। विदेशी माध्यम ने हमारी मातृभाषाओं को उन्नति का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। यह एक ऐसा दोष है जिसका जड़ मूल से इलाज परम आवश्यक है। वो आगे पुनः कहते हैं इस संबंध में कि अगर मेरे हाथों में तानाशाही होती, सत्ता होती, तो मैं आज और अभी से विदेशी माध्यम के जरिए दी जाने वाली शिक्षा बंद कर दूं और सारे शिक्षकों, सारे प्रोफेसरों का यह माध्यम बदलवा दूं। मैं पाठ्यपुस्तकों की तैयारी का इंतजार नहीं करूंगा, वे तो माध्यम के पीछे पीछे अपने आप चले जाएंगे। कोई भी राष्ट्र, मेरा मानना है कि अपनी भाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता है। आप देखें तो आज की डेट में हिंदी और हिंदुस्तान की कीमत और अंग्रेजी और इंडिया फल फूल रहा है। आई रिपीट, हिंदी और हिंदुस्तान की कीमत पर इंडिया और अंग्रेजी फल फूल रहा है। मेरा यह भी मानना है कि प्राचीन भारत में स्वतंत्र
लोगों का ज्यादा संख्याति बनस्पत हमारे स्वतंत्र भारत में। आप अगर दुनिया का पूरा नक्शा उठा के देखिए, जितने भी विकसित देश हैं, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो जापान है, जर्मनी है और चाइना है, इनका सभी का विकास अपनी मातृभाषा के कारण ही हुआ है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में पढ़ाई का यह संकल्प नई शिक्षा नीति में लिया गया है, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। दूसरा जो मैं कह रहा हूं कि रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। हमें पता नहीं किसकी षड्यंत्र है, मैं इसको षड्यंत्र ही मानता हूं कि श्रम की महत्ता को इस देश में बहुत खत्म कर दिया गया है, जबकि जो शरीर से श्रम नहीं करता, गांधी जी के ब्रेड लेबर कॉन्सेप्ट को देखा जाए, चाहे प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, नेता हो, अगर अपनी पसीने की कमाई से 2 वक्त की रोटी नहीं जुटाते हैं तो वो चोरी करते हैं, वो एक तरह से देशद्रोह है, भ्रष्टाचार है। तो इसमें हमें बचपन से ही स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए और टीचर्स के लिए से तैयार होना पड़ेगा। इसमें कृषि है, बागवानी है, बढ़ईगिरी है, लोहारी है, बुक कीपिंग है, आशुलेखन है, कताई बुनाई है, संगीत है, स्पोर्ट्स है, मार्शल आर्ट है, चित्रकारी है, किचन गार्डन है। ये सारी चीजों की शिक्षा बच्चों को बचपन में दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज की जो हमारी पढ़ाई है वो नौकर बनाने की है, मालिक बनाने की कतई नहीं है। और तीसरी बात जो मैं जो समझ पाता हूँ भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में, वह है हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता का अध्ययन और उनको आचरण में लाना। हमारे कुछ आदर्श वाक्य रहे हैं कि भारत अनादि काल से सत्य और अहिंसा की खोज पर आधारित धर्मों की भूमि रही है। सत्यमेव जयते भारतवर्ष का राष्ट्रीय ध्येय रहा है। एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, सत्य ईश्वर एक है, विद्वान लोग इसको विविध नामों से पुकारते हैं। हमारे संतों की गहन आस्था रही है इस ईश्वर में, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर और धर्म के नाम को लेकर लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम, विद्वानों का अनुभव था कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वह यहाँ वहाँ सभी जगह है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, दुनिया सब में सब सुखी हो, उनकी प्रार्थना थी। अयम निजय परो वेति, गणना लघुचेषाम उदार चरितानाम, तू वसुधैव कुटुंबकम। उनकी ये पूरा यूनिवर्स इज ए फैमिली का कॉन्सेप्ट रहा है। और वो शांति की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ओम जो शांति रक्षितो शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधेय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वोदम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। यानी कि वो पूरे विश्व में जल की शांति, पौधों में शांति, वनस्पतियों की शांति की कामना करते हैं। ऐसा हमारा संस्कार आचरण है, ये हमें जानना चाहिए। और वो पूर्णता की बात की, हर चीज, हर व्यक्ति, हर चीज अपने आप में पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब मैं इस कृषि नीति के बारे में, चूंकि हमारे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कानिटकर साहब ने और लोगों ने अभी बताया, क्योंकि हमें 25 मिनट का समय दिया गया है, इसलिए मैं थोड़ा कृषि नीति पर फोकस करूंगा। हालांकि उसके विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर PS पांडे साहब यहाँ उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में। आप जानते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बदलाव किया गया है वो एक सराहनीय बात है। और इस संबंध में मैं भारतीय शिक्षा मंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो योगदान है उसके बारे में भी 2 शब्द कहना चाहूंगा। मैं समझता हूँ उनके बारे में अगर न कहा जाए तो मेरा वक्तव्य शायद अधूरा रहेगा। इन्होंने एक 19 बिंदुओं का बीज सूत्र दे रखा है, सीड्स फॉर पैराडाइम शिफ्ट इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आप मित्रों, अभी बताया गया कि भारतीय शिक्षा मंडल क्या है। मैं भी थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं कि भारतीय शिक्षा मंडल एक वैचारिक आंदोलन है। कोई भी आंदोलन विचार से शुरू होता है और व्हाट यू थिंक यू बिकम, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट एंड थिंकिंग, ये कहा जाता है। इस वैचारिक आंदोलन की स्थापना 1969 में हुई थी। राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक संपूर्ण शिक्षा को भारतीय मूल्यों पर आधारित भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित
भारत केंद्रित बनाते हुए पाठ्यक्रम तथा पद्धति में भारतीयता लाने के लिए आवश्यक अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन, संगठन करना इस भारतीय शिक्षा मंडल का मुख्य ध्येय है। इनकी कार्यप्रणाली के जो सोपान है, 5 सोपान है: अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन और संगठन। और इनके जो सप्त सूत्र हैं: भारतीय इतिहास की दृष्टि, स्वतंत्रता का सम्यक इतिहास, कला साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा, शिक्षा में भारतीय मूल्य, अल्पसंख्यक सहित सभी को समान शिक्षा, शिक्षा में स्वदेशी भाव का जागरण, मंच और संस्कृत शिक्षा का प्रसार। अगर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि इस प्रारूप में जो भारतीय शिक्षण मंडल का पूरी झलक इसमें आपको दिखाई देगा। इसमें जो 19 बीज बिंदु दिए गए हैं भारतीय शिक्षा मंडल द्वारा, जिसमें वो नाम का परिवर्तन से लेकर नेशनल एजुकेशन कमीशन की बात है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, और ये इंडियन लैंग्वेज की बात है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात है, टीचर कैसा हो, कैसे उसकी पारदर्शिता के साथ चयन हो, 4 साल का कोर्स हो, वोकेशनल एजुकेशन की बात ये करते हैं, फुल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, पेडागॉजी की बात करते हैं, सोशली सपोर्टेड की बात है, और ये वित्त विपुलता यानी फाइनेंशियल एबंडेंस की बात करते हैं, यूनिवर्सलिटी की बात करते हैं। ये आधार पाठ्यक्रम जो इन्होंने नई शिक्षा नीति से लिया हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें भी इनकी छवि है। और जो भारत का करिकुलम आइडिया भारत से बनाया गया है, ट्रांसपेरेंट एंड क्वालिटेटिव मैनेजमेंट सिस्टम पे जोर दिया गया है, और इस नई शिक्षा नीति में उद्योगों का भी सहयोग लिया जाए इसके बारे में भी है, और तमाम इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज का गठन किया गया है। और जो सबसे बड़ी बात वो है कि इस नई शिक्षा नीति को भारत को केंद्र में रख करके रखा गया है। भारत को, विद्यार्थी को और टीचर को केंद्र बिंदु में रख करके ये किया गया है। अब थोड़ा सा ये मैं इसके बारे में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में तो आप जानते ही हैं कि 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ये 2030 तक पाना है। इसमें नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है। स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 की जगह 5+3+3+4 का ये व्यवस्था की गई है। अब इसको 4 भागों में बांटा गया है। समय के अभाव में उसको डिस्कशन करना उचित नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, अच्छा टीचर बनाने के लिए इस बार हम लोगों ने एक प्रोफेशन, सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा टीचर बनाने के लिए इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि अध्यापक या शिक्षक उसे बनना चाहिए जिसकी इसमें रुचि हो। और सामान्यतः देखा गया है कि हमारे देश में जो वो MSc PhD या आर्ट्स में करने के बाद जब कहीं जॉब नहीं मिलता है तो BEd BTC करके शिक्षक बन जाते हैं। पहली बार गवर्नमेंट सीरियस हुई है इस बात को लेकर के कि जो शिक्षक बनेगा उसको 4 साल का कोर्स करना होगा और उसके बाद ही उसको शिक्षण का कार्य सौंपा जाएगा। और अन्य बातें, इसमें तमाम सुधार हुआ है। समान और समावेशी शिक्षा है, अध्यापन कला में है, और इस बार सैनिक स्कूलों की खोलने की बात की गई है। हर हिंदुस्तानी को सैनिक होना चाहिए और सैनिक की तरह से रहना चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और जो अंडर ग्रेजुएट का कोर्स 3 से 4 वर्ष करने का है। और सबसे बड़ी बात है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, ये बहुत बड़ा एक इस शिक्षा की एक विशेषता है। और पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं कि अब तक हमारा GDP का कभी भी 3% से ज्यादा खर्चा एजुकेशन पे नहीं हुआ है। ये 2.7 एवरेज आता है। पहली बार ये सरकार का कमिटमेंट है कि हम GDP का 6% शिक्षा के मद में खर्च करेंगे। लेकिन मित्रों, मुझे लगता है कि इस शिक्षा नीति में भी कुछ चुनौतियां आएंगी जिनका समस्या और समाधान किया जाना आवश्यक है। पहली बात तो ये है कि ये शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों संशोधन कर सकते हैं, इसलिए इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां आएंगी। इसका समाधान संवाद, चर्चा और सहमति से निकाला जा सकता है। इसमें जो त्रिभाषा फार्मूला का जो कंसेप्ट दिया गया है कि 2 भारतीय भाषाएं होंगी और 1 बाहरी होगा, इसमें शायद संस्कृत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। विशेष तौर से जो लोग संस्कृत, साउथ के लोगों के में ये संस्कृत सबसे उपेक्षित होगा, जबकि इस शिक्षा पॉलिसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो संस्कृत में पढ़ाई।
और शायद अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को इस त्रिभाषा फार्मूला को अपनाने में ज़्यादा कठिनाई होगी, इसलिए उनको भी एक बहुत सम्यक ढंग से सोचना विचारना पड़ेगा। विशेष रूप से दिल्ली जैसे प्रांत में जहाँ पर सारे देश के, सारे प्रदेश के, सारे भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, तो उनमें कैसे इसका चयन होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। हम IIT IIM पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जो फाउंडेशन है हमारा प्राइमरी, उस पर खर्चा हम बहुत कम करते हैं। इस पर बढ़ाए जाने की जरूरत है। और जहाँ तक 6% बजट कहाँ से आएगा, मेरा ये भी सुझाव है कानितकर साहब को कि हमारे देश में मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में इतना पैसा वो शिक्षा के लिए बहुत काम भी करते हैं। अगर उनको परसू किया जाए तो मुझे लगता है 6% नहीं 10% की व्यवस्था हो सकती है। हमारे देश में एक पैरेलल इकोनॉमी भ्रष्टाचार का फैला हुआ है, अगर उस भ्रष्टाचार को कम कर सके तो ये 10% से ज़्यादा भी बढ़ सकता है। और एक सबसे बड़ा संदेह मुझे लगता है कि अगर दोनों पुरानी जो शिक्षा नीतियां हैं 1968 की, 1986 की, अगर ये अपना उद्देश्य अभी तक पूर्ण नहीं कर पाई हैं, तो क्या भरोसा है कि ये जो 2020 का जो नीति होगी उसको हम लागू कर पाएंगे। एक मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेह है। हमारे पास शायद उत्तरदायी नागरिकता, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र और पॉलिटिकल लैक ऑफ पॉलिटिकल विल या राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, जिसके कारण हम लोग थोड़ा कम काम कर पा रहे हैं। अगर ये तीनों चीजें हमारे अंदर आ जाए तो बिल्कुल हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक कृषि नीति की बात है, हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पांडे सर बैठे हुए हैं, वो इसके बारे में बताएंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में कि क्या हमारे सामने चैलेंजेस है वो थोड़ा सा मैं आपकी चर्चा में लाना चाहूँगा। आज जो हमारी कृषि शिक्षा नीति है वो विद्यार्थियों को कोई हुनर सिखाने के बजाय किताबी ज्ञान के सहारे उनकी नैया पार कराने की कवायद की जाती है। ऐसी कृषि शिक्षा तो सिर्फ नौकर पैदा कर सकती है, अच्छे उद्यमी और व्यवसायी तो बिल्कुल नहीं। इसलिए हालांकि नई शिक्षा नीति में भी व्यवस्था की गई है कि जब 4th ईयर में इसमें मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री की व्यवस्था तो यहाँ भी की गई है। और अपने BSc के कोर्स में 6 महीने इंटर्नशिप की व्यवस्था की बात की गई है। मेरा मानना है कि 1 साल तक हमारे सारे विद्यार्थियों को खेती बाड़ी किसानों के संपर्क में रहना चाहिए। यही नहीं, जो हमारे वैज्ञानिक गण हैं, जो हमारे कृषि से जुड़े हुए अधिकारी गण हैं, इन सभी को 365 दिन किसानों के संपर्क में रहना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। और इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम को लागू यहाँ भी किया जाए और स्पिरिट से किया जाए तो अच्छा होगा। एक जो बात है इसमें मल्टी डिसिप्लिनरिटी जो चैलेंज है, बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज की पढ़ाई नहीं होती है। अब ये स्पेशलाइजेशन के केस में कैसे इसमें ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज को इंक्लूड करेंगे, ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। और मित्रों, आप जानते हैं कि कृषि शिक्षा एक राज्य सूची का विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तो जब हम इसमें कोई सुधार करेंगे तो राज्यों और केंद्र के बीच में तमाम परेशानियां आएंगी। लेकिन उसका अभी आपने देखा कि ये कृषि बिल, ये जो अभी कृषि सुधार कानून 3 बनाए गए, उनमें जो विवाद हुआ, हालांकि विवाद काफी कुछ प्रायोजित है, वो विवाद यहाँ पर माननीय डॉक्टर SK सिंह जी, सर यार आउट ऑफ टाइम पे जा रहे हैं थोड़ा। कितना समय हो गया? अच्छा, तो अब लास्ट में सर, अब मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि हमें पुनः वही हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब भारतवर्ष अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तो भारत के किसानों की आय दुगनी होगी। ये दुगनी आय सिर्फ कृषि ऋषि परंपरा की वजह से आएगा। और आज अभी 53वीं जयंती मनाई गई, अरे पुण्यतिथि मनाई गई, जो हमारे एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता हैं दीनदयाल जी, उनका बड़ा अच्छा एक वक्तव्य था कृषि के माने में। वो कहते हैं कि मानव मात्र की आजीविका के केवल 3 साधन है, कृषि, पशुधन, उद्योग, और इन्हीं तीनों साधनों के सहारे मानव स्वावलंबन और स्वाभिमानपूर्वक जीवन बिता सकता है। और लास्ट में ये
हमारे मोदी जी का एक कहना है कि ग्रोथ मस्ट बी कांस्टेंट, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव, और ये मुझे लगता है कि शिक्षा नीति की वजह से ही हो सकता है। और अंत में जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत की समृद्धि से खेतों खलिहानों से निकलती है और ये टाइम बाउंड है। उत्तम खेती मध्यम मान को पुनः हमें प्रतिस्थापित करना होगा। और अंत में मैं अपनी बात इस बात के साथ कानिटकर साहब की बात से ही समापन करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, अर्थात हम जागते रहेंगे और राष्ट्र को जागृत रखेंगे। यह यजुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है। स्वामी विवेकानंद जी के साथ के स्टेटमेंट को भी मैं जो कठोपनिषद का है, कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधतः, उठे जागे और तब तक न रुके जब तक कि हमें अपना लक्ष्य न मिल जाए। हमारे आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर स्वामी जी सच्चिदानंद सर, धन्यवाद। कहते हैं कि बिगिन विद सेल्फ टू डू स्मॉल, और हमें अपनी शुरुआत अपने से करनी होगी, यहाँ से और अभी से करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।